हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कंसेप्ट की। थ्योरी ऑफ डिमांड में ही ये चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड में ही ये कंसेप्ट है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ पर? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अन्य बातें अगर सारी समान रहें, बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहें, व्हेन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीजेज, जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम होती है। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, और जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड एक्सटेंड होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज और डिक्रीज मैंने वर्ड यूज नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट। डिक्रीज के लिए वर्ड यूज किया है कॉन्ट्रैक्ट। डिमांड जब कम होती है प्राइस बढ़ने से तो हम उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है तो हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट है। ये आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। कई जगह पे इस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट की जगह सेटेरियस पैरेवस लिखा होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड को टेबल और डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। वैसे तो आपने पहले पढ़ा हुआ ही है ये, कि जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है 5, 10, 15, 20 रुपीज़ पर यूनिट है ये प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 थी, फिर 90 हो जाती है, फिर 80 हो जाती है, फिर 70 हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो प्राइस हो रहा है इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है डिक्रीज। या फिर हम कर्व बनाएं डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। जब प्राइस P था, देखो ये, तो डिमांड Q थी। जब प्राइस कम हो गया P1 तो डिमांड इंक्रीज हो गई Q1। ठीक है, इसका मतलब जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। प्राइस फॉल हुआ, डिमांड एक्सटेंड हो गई। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, क्योंकि डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है, प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है, डिमांड में चेंज होने से प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज होने से डिमांड चेंज होगी। पहले ये चेंज होगा, फिर ये क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो वर्ड हमने यूज़ किया है डिमांड में या लॉ ऑफ डिमांड में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है अजम्पशंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कुछ अजम्पशंस होती हैं। कौन सी अजम्पशंस होती हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, या फिर लेटिन वर्ड आपको कई जगह बुक में लिखा मिलेगा, सेटरिस पैरिवस लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स। ये वर्ड पहले यूज होगा, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन होगी। तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है प्राइस को छोड़कर बाकी जो अदर थिंग्स हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है फैक्टर्स अदर देन प्राइस आर कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, साथ में से एक ही फैक्टर तो होता है प्राइस, बाकी 6 तो अदर होते हैं। कौन कौन से? तो जब व्हेन वी स्टडी लॉ ऑफ डिमांड वी अज्यूम्स दैट थिंग्स एज कांस्टेंट सच एज फैक्टर्स अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। हम बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं, उन्हें ही अजम्पशन कहा गया है। जैसे कि प्राइस को, कॉमोडिटी के खुद के प्राइस को, Px को छोड़कर, Px खुद का प्राइस क्या होता है? Px। बाकी सारे फैक्टर्स, जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ आपके सामने, dx इज ए फंक्शन ऑफ Px था, Pr था, y था, t था, e था, n और yd। ठीक है, तो केवल ये चेंज होगा। ये सारे क्या हैं? इनके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो ये सारे फैक्टर प्राइस को छोड़कर इसको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे इनको? कांस्टेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम होगी, लेकिन बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहेगा, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो, ठीक है, और रूल कहता है प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये दूसरा वाला फैक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी वो रूल फॉलो होगा। इनकम ऑफ द बायर रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड ये भी मान के चलता है कि बायर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए प्राइस कम हो गया किसी कॉमोडिटी का, रूल ये कहता है डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन आपके पास इनकम ही नहीं है तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो हम ये भी मान के चलेंगे कि आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है, इनकम कांस्टेंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट हो जाएगा। ये अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब है कौन सी चीज़ों को हम पहले से मान के चलेंगे जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशंस डज नॉट चेंज। एक्सपेक्टेशन मतलब कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हो रही है। अगर एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएंगी तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। प्राइस में फिर चेंज होता रहे, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पॉपुलेशन को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं जब लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अजम्पशन का सिंपल सा मीनिंग है केवल प्राइस वर्क करता है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। मतलब एक टाइम पे जब हम प्राइस को पढ़ रहे हैं डिमांड के रिलेशन में, किसको पढ़ रहे हैं, प्राइस को, कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। यही इसकी अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि कम प्राइस पर हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा क्यों खरीदते हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाई डज डिमांड कर स्लॉप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है। इन तीनों ही क्वेश्चंस का मतलब एक है। तो सबसे पहला रीज़न होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, देन रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर कंज्यूमर की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सपोज कीजिए कि किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो पहले 10 रुपीज़ था, ठीक है, प्राइस कितना था, 10 रुपीज़, ये इतना 10 रुपये थे प्राइस, और कंज्यूमर की इनकम 100 रुपये थी। तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीद पा रहा था उस कमोडिटी की, 10 यूनिट्स। ये उसके रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है। कंज्यूमर के पास 100 रुपये थे, प्राइस 10 रुपये था, वो 10 यूनिट्स खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही प्राइस 5 रुपये हो गया, ये 5 है, 50 नहीं है, 5, जैसे ही प्राइस क्या हो गया 5 रुपीज़, नाउ न्यू परचेजिंग पावर क्या आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई 5। अब वो कितनी यूनिट्स खरीद सकता है, ओनली 20 यूनिट्स खरीद सकता है कंज्यूमर। पहले 10 यूनिट्स खरीद सकता था, अब 20। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर का मतलब होता है रियल इनकम ऑफ द बायर। तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर यानी कि रियल इनकम बढ़ जाती है, इसलिए वो उस कमोडिटी की डिमांड भी ज़्यादा करने लगता है, या वो कमोडिटी ज़्यादा बिकने लगती है कम प्राइस पर, ठीक है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, फॉल होता है, तो वो अपने सब्स्टिट्यूट्स के कंपैरिजन में, जो उसके दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में, उनके कंपैरिजन में चीपर हो जाती है। मान लीजिए टी का प्राइस कम हो रहा है, तो टी क्या होगा, कॉफ़ी के कंपैरिजन में सस्ती हो जाएगी। तो अब जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो भी किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे, इसलिए टी की डिमांड बढ़ जाएगी कम प्राइस पे। तो ध्यान से समझिए इसको, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट्स के कंपैरिजन में सस्ती हो जाती है। तो जो लोग पहले दूसरी चीज़ें खरीदते थे अब वो इस कमोडिटी पे आ जाएंगे जो सस्ती हुई है, इसलिए उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहला क्या था, इनकम इफेक्ट थी, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई इसलिए ज़्यादा खरीद रहा है वो उस कमोडिटी को प्राइस कम होने से। दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि कमोडिटी का क्या हो गया, दूसरी कमोडिटीज़ के कंपैरिजन में कमोडिटी सस्ती हो गई इसलिए उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदा जा रहा है कम प्राइस पे। उसके बाद आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो ये बहुत सारे ऐसे लोगों की रीच में आ जाती है जो पुअर थे या पहले जो उसको नहीं खरीद पाते थे। When the price of a commodity falls, then it comes into the reach of many low income buyers also. इसलिए उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। या फिर अगर हम बात करें जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो ये बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर हो जाती है, इसलिए उस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। फिर है डिफरेंट और मल्टीपल यूजेस। जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो यह ह्यूमन नेचर होता है कि वो इंसान उस कमोडिटी को मल्टीपल यूजेस में पुट करता है। जैसे मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो आप क्या करेंगे, मिल्क के बहुत सारे यूज़ शुरू कर देंगे, कर्ड भी बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे, टी भी कंज्यूम करेंगे। लेकिन मिल्क का प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको एसेंशियल चीज़ में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्राइस कम होने पर कंज्यूमर क्या करता है, उस कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस करने लग जाता है, और जब मल्टीपल यूजेस करने लग जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे एक रीज़न ये भी है, लॉ ऑफ DMU, कि कम प्राइस पर हम किसी कमोडिटी को इसके लॉ की वजह से भी खरीदते हैं। कौन सा लॉ, जो हमने यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ठीक बात है, मोर ऑफ ए गुड परचेज गिव्स लेस मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन कंज्यूमर क्या करता है, किसी कमोडिटी को खरीदते समय उसकी मार्जिनल यूटिलिटी देखता है। तो जब किसी कमोडिटी को ज़्यादा खरीदा जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है और प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग देगा कंज्यूमर। ध्यान से समझना इस बात को दोबारा से, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है मोर ऑफ ए गुड्स गिव लेस मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कम प्राइस पर ज़्यादा खरीदेगा। क्यों खरीदेगा कम प्राइस पर ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खरीदने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो प्राइस भी वो कम देगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी तो प्राइस ज़्यादा देता कंज्यूमर।
लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो कंज्यूमर कम प्राइस पे ही उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीद पाएगा, या फिर हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं इसको कि ज़्यादा खरीदने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी और कंज्यूमर उस कमोडिटी के लिए प्राइस भी कम देगा। कब कम देगा? जब वो उसको ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।